तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है हैलोजन डेरिवेटिव्स, और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है और ये है हैलो एल्केन्स। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, विलोपन एवं प्रतिस्थापन में प्रतिस्पर्धा। ओके, कंपटीशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो बच्चों, अभी तक आपने देखा SN1, SN2, E1, E2, इन अभिक्रियाओं की जो रासायनिक परिस्थितियां हैं लगभग समान सी होती हैं, लेकिन अभिक्रिया की रासायनिक परिस्थितियों को देखकर हम कैसे डिसाइड करें कि अभिकारक में विलोपन होगा या अभिकारक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। समझ गए ना? तो इसी को हम यहां पर अच्छी तरह से समझेंगे। समझ गए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दी गई है और उसमें विलोपन या प्रतिस्थापन के बारे में कोई क्वेश्चन किया गया है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें जो है प्रतिस्थापन दिखाई दे रहा है या विलोपन दिखाई दे रहा है। तो इसी को हमें अच्छी तरह यहां समझना है, और यही मैंने लिखा है कि SN1 और E1 तथा SN2 और E2 की रासायनिक परिस्थितियां लगभग समान होती हैं, किंतु समान अभिकारक कौन से, ठीक है, पद को अपनाता है, मीन्स वो प्रतिस्थापन करता है या विलोपन करता है, यह अभिक्रिया की परिस्थिति पर निर्भर करता है, और इसका हमें डिसीजन कैसे करना है वो अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, देखो एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला है तापमान। आप जानते हैं कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो ऊष्मक्षेपी होती है, क्योंकि दुर्बल बंध टूटता है और प्रबल बंध बनता है, और एक सिग्मा टूटा है और एक ही सिग्मा बनता है, लेकिन दुर्बल सिग्मा बॉन्ड टूटा था और प्रबल सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए इसमें जो है ऊष्मा निष्कासित होती है। और हम जानते हैं कि जो अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी होती हैं उन्हें हमें ताप देने की आवश्यकता नहीं है, अगर है भी तो हमें निम्न ताप पर ही वो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जबकि विलोपन में चले जाओ तो एक ऊष्मा शोषी है, क्योंकि आपने देखा है विलोपन में कि जब दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं तब एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये हमेशा उच्च ताप पर होती है, जहां तापमान 60 डिग्री से ऊपर दिखाई देता है। तो इस तरह से अगर आपको किसी रासायनिक अभिक्रिया में विलोपन या, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन पूछा गया है, तो आप ताप की परिस्थिति देख के भी पहचान सकते हैं। जैसे ये है इथाइल अल्कोहल को जब हम H2SO4 सांद्र के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, तो 110 डिग्री में अल्कोहल प्रतिस्थापन देता है। समझ गए ना? यहां पर दिख रहे हैं आप कि OH हट के और HSO4 आ गया। लेकिन अगर 170 डिग्री की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं एल्कीन बन रही है। ठीक है, मतलब अल्कोहल थोड़ा अधिक ताप पर प्रतिस्थापन देता है, क्योंकि आसानी से OH नहीं निकलता। जबकि अल्काइल हैलाइड में देख लो आप, अल्काइल हैलाइड एक नॉर्मल टेम्परेचर में ही प्रतिस्थापन दे देते हैं। एक्वस KOH को घोल लो आप तो वो प्रतिस्थापन कम ताप पर ही दे देगा। लेकिन अगर आपको विलोपन कराना है तो उसमें साइन बना होगा। तो आप ना अभिक्रिया में अगर साइन डेल्टा का बना हुआ है तो समझ जाए कि वो विलोपन को ही बता रहा है, और साइन डेल्टा का नहीं बताया तो आपको प्रतिस्थापन में ध्यान देना। तो इस तरह से हम तापमान या अभिक्रिया में, ठीक है, ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी, इन गुणों के आधार पर बताया जा सकता है कि अभिक्रिया में प्रतिस्थापन होगा या विलोपन। तो समझ गए होगे आप कि प्रतिस्थापन ऊष्मक्षेपी है, विलोपन ऊष्मशोषी है। ये कम ताप पे होता है, ये उच्च ताप पे होता है। दूसरा है नाभिक स्नेही समूह का आकार। जो न्यूक्लियोफाइल है, ये बेसिक समूह है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बेसिक नेचर का भी होता है। तो वो कैसा है? छोटे नाभिक स्नेही समूह प्रतिस्थापन को अपनाते हैं, क्योंकि ये आसानी से उस कार्बन में अटैक कर देते हैं जिसमें लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको निकलना है। मतलब इन्हें ज्यादा बाधा उत्पन्न नहीं होती, ये आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तक। जबकि बड़े बड़े नाभिक स्नेही समूह विलोपन को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। समझ गए ना?
जैसे आप यहां देखें कि ये है एल्काइल ब्रोमाइड, मतलब प्रोपाइल ब्रोमाइड, सोडियम एथॉक्साइड से कराया जाए रिएक्शन तो ये ईथर में बदल देता है। लगभग 90% ईथर और 10% एल्कीन बन रही है। लेकिन आप सोडियम टर्सरी, ठीक है, सोडियम ब्यूटॉक्साइड ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें एलिमिनेशन हो रहा है। 85% आपको एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन रहा है और बाकी 15% ईथर का निर्माण हो रहा है। तो समझ गए आप कि छोटे छोटे अगर नाभिक स्नेही समूह है तो प्रतिस्थापन के फेवर में रहते हैं और वो आसानी से नाभिक स्नेही केंद्र तक पहुंच के समूह को हटा देते हैं, जबकि बड़े बड़े नाभिक स्नेही समूह इस तरह से उस केंद्र तक नहीं पहुंच पाते जहां हैलोजन जुड़ा है या जो समूह हटना है वो जुड़ा है, क्योंकि त्रिविम बाधा ज्यादा होती है। इसलिए बीटा पोजीशन से प्रोटॉन निकाल के, जहां से उनको कम बाधा उत्पन्न होती है वहां से ये प्रोटॉन निकाल के जो मेजर प्रोडक्ट है वो एल्कीन बनाते हैं। तो दूसरा इफेक्ट था। तीसरा है नाभिक स्नेही समूह की सांद्रता। अब सांद्रता का भी प्रभाव पड़ता है बच्चों। निम्न सांद्रता अगर लोगे तो एलिमिनेशन होगा। क्या होगा? एलिमिनेशन। और अगर उच्च सांद्रता लोगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो क्यों? क्योंकि अगर निम्न सांद्रता है नाभिक स्नेही की तो वो उतने जल्दी नाभिक स्नेही केंद्र पर नहीं पहुंचता, वो वहीं भटकता रहता है और इस तरह से वो प्रोटॉन निकाल के और इस तरह एल्कीन बना देगा। लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ है नाभिक स्नेही समूह की तो वो क्या करेगा? आराम से जो है इंतजार नहीं करेगा कि अब हैलाइड निकल जाए और मैं प्रोटॉन निकालूं, बल्कि ये तुरंत जाके नाभिक स्नेही जो केंद्र है जहां से हैलोजन निकलना है या जो लीविंग ग्रुप निकलना है उससे जुड़ जाता है पहले ही जाके। जैसे आपने देखा होगा उच्च सांद्रता, जब हम KOH को पानी में घोलते हैं, एक्वस मीडियम बनाते हैं, तो जलीय माध्यम में KOH ज्यादा घुलता है क्योंकि आयनिक है। तो सांद्रता बहुत ज्यादा होती है OH की, तो ये OH को हटा के तुरंत वहां पर जुड़ जाते हैं क्योंकि भीड़ ज्यादा है। Cl हटा नहीं है, तुरंत वो जुड़ गए, वो प्रोटॉन निकालने के लिए नहीं बैठे रहते। और यही कारण है कि एक्वस KOH मीडियम में अल्काइल हैलाइड अल्कोहल बना देते हैं, जबकि अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH क्या होता है बच्चों? अल्कोहल में KOH कम घुलता है, इसलिए कम सांद्रता होती है और वो इतने जल्दी अटैक नहीं करता न्यूक्लियोफाइल का, बल्कि प्रोटॉन निकाल के और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्कीन में। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है KOH से तो हम एक्वस लेते हैं, जबकि विलोपन में हम वही अल्कोहलिक लेते हैं। ये सांद्रता का इफेक्ट है। उच्च सांद्रता प्रतिस्थापन के फेवर में है और निम्न सांद्रता विलोपन के संदर्भ में है। बात क्लियर है यहां तक? फिर आता है अभिकारक की प्रकृति। अब आपने देखा होगा विलियमसन सिंथेसिस है या एल्काइल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, इनमें लिखा होता है कि तृतीयक एल्काइल हैलाइड यूज नहीं करते, क्योंकि प्रतिस्थापन में अगर अल्फा प्रतिस्थापन ज्यादा है तो विलोपन उच्च, प्रतिस्थापन कम। ठीक है, क्या लिखा है कि अल्फा प्रतिस्थापन है तो विलोपन, उच्च प्रतिस्थापन तो कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे समझें कि अल्फा प्रतिस्थापन है तो विलोपन होगा। ठीक है, और जैसे यहां पर आप यही देख लो, आप पहले इसको समझ लो कि अल्फा प्रतिस्थापन होता है जैसे हमें एल्काइल हैलाइड टर्सरी ले लें और सोडियम एल्कोक्साइड ले लें। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहां पर जहां ईथर बनना चाहिए था वो मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बन जाती है, क्योंकि ये टर्सरी कार्बन है, ये तुरंत कार्बोकैटायन में चेंज हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल है और वो तुरंत क्या करेगा? प्रोटॉन निकाल के अपने आप को ज्यादा स्टेबल एल्कीन में बदल लेगा और यहां पर एल्कीन मेजर होगा। और अगर ईथर बनेगा भी तो बहुत ही लो अमाउंट में बनेगा और वो यहां पर माइनर होगा। बात क्लियर है? लेकिन अगर हम यहाँ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लें और इसकी रिएक्शन कराएं तो मेजर प्रोडक्ट ईथर ही बनाएगा। तो कम अल्फा प्रतिस्थापन, ठीक है, वहां पर क्या होगा बच्चों? ऐसे जैसे 1 डिग्री, ये देख रहे हैं आप 3 डिग्री, ये क्या है? अल्काइल हैलाइड, और ये है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मेनली सब्स्टिट्यूशन देगा क्योंकि इतनी जल्दी हैलोजन नहीं निकलता, SN2 मैकेनिज्म अपनाते हैं। 3 डिग्री में प्रोटॉन निकलता है क्योंकि कार्बोकैटायन जल्दी बन जाता है। तो इस तरह से अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है, कराएं तो ही एल्कीन बनती है। 3 डिग्री को एक्वस KOH के साथ हीट करोगे तो ही एल्कीन बनना जाएगी।
अल्कोहलिक के साथ तो बनाएगा। इसके अलावा एल्कोऑक्साइड में भी देखो टर्सरी इस तरह, तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड में जल्दी से जल्दी विलोपन होता है देन प्रतिस्थापन, मतलब टर्सरी में विलोपन वेग प्रतिस्थापन से ज्यादा होता है, जबकि 1 डिग्री में प्रतिस्थापन विलोपन से ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना है। विलायक की प्रकृति उच्च ध्रुवीय माध्यम विलोपन की तरफ, निम्न ध्रुवीय माध्यम प्रतिस्थापन की तरफ। देखो कैसे, जैसे ये है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एल्कोहलिक KOH के साथ पोलर मीडियम में रखा हमने अल्कोहलिक, तो यहां पर ये अल्कीन बना रहा है। जबकि KOH को DMSO में डिसॉल्व कर दो, एसीटोन में रख दो, किसमें रख दो आप, एसीटोन में, तो प्रतिस्थापन करता है। क्योंकि उच्च ध्रुवीय माध्यम बंध को जल्दी तोड़ देता है, हैलोजन जल्दी हटेगा, कार्बोकैटायन जल्दी बनेगा, और कार्बोकैटायन प्रतिस्थापन के रिस्पेक्ट में विलोपन अभिक्रियाएं जल्दी देते हैं। समझ गए ना बच्चों, कि अगर कार्बोकैटायन बन जाता है तो उसमें विलोपन जल्दी होता है देन किसके, प्रतिस्थापन। और यही रीजन है कि पोलर मीडियम में कार्बोकैटायन अगर जल्दी से बनता है तो वो विलोपन की तरफ चला जाएगा, और नहीं बनता है तो वो इस तरह से प्रतिस्थापन। निष्कासी समूह की प्रकृति, बैड लिविंग ग्रुप विलोपन की तरफ जाते हैं, गुड लिविंग ग्रुप SN की तरफ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये है फ्लोराइड RONA, तो ये विलोपन अभिक्रिया करता है, जल्दी से नहीं हटता। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो हटेगा नहीं हैलोजन, तो ये जो एल्कोऑक्साइड है ये पहले कार्बेनाइन बना लेंगे और फिर हैलोजन को हटा देंगे। तो इस तरह से इवन CB मैकेनिज्म से ये हटा सकते हैं। जबकि यहाँ पर बहुत जल्दी हैलो आयोडाइड हट जाएगा तो इसको प्रोटॉन निकालने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा और वो इधर से प्रतिस्थापन कर देगा। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनको देख के आप ये बता सकते हैं कि अभिक्रिया में कब विलोपन बताना है और कब प्रतिस्थापन। लो टेम्परेचर, ठीक है, प्रतिस्थापन, हाई टेम्परेचर विलोपन, उच्च सांद्रता SN, निम्न सांद्रता एलिमिनेशन, तृतीयक अल्काइल हैलाइड विलोपन, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन, उच्च ध्रुवीय माध्यम विलोपन, निम्न ध्रुवीय माध्यम प्रतिस्थापन, बैड लिविंग ग्रुप विलोपन, गुड लिविंग ग्रुप SN। बात समझ गए। अब मैं एक शॉर्ट में एक चीज बताना चाह रहा हूं, E1 C2 E1 CB ऑर्डर ऑफ रेट क्या होते हैं। E1 सबसे फास्ट चलती है, उससे कम रेट पे E2 चलती है, पहली बात, विद सेम बेस, और फिर उससे कम रेट में चलती है E1 CB। ओके, अब देखो यहां सपोज ये है, ये जो है इसको मान लो आप बीटा, और ये क्या है बच्चों, अल्फा कार्बन। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, अल्फा से हैलोजन। अब यहाँ पर ये रेट है, मान लो हाइड्रोजन निकलने का रेट है R1 और X निकलने का रेट है R2। अगर R1 से ज्यादा R2 है, मींस हैलोजन पहले निकल जाता है, तो ये E1 के फेवर में होगी और कार्बोकैटायन बनेगा RDS, और इसका बनना ही RDS है। अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, अभी मैंने यहाँ बताया कि गुड लिविंग ग्रुप तो SN के पक्ष में चला जाएगा और यहाँ विलोपन भी जल्दी होगा, है ना। और पुअर बेस हो, मतलब जो जल्दी प्रोटॉन ना खींचे, तब ऐसे में, नहीं तो प्रोटॉन जल्दी निकल जाएगा ना, तो वो E1 CB के पक्ष में चली जाएगी। तो और पुअर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक ना हो तब ये E1 के फेवर में चलती है। पुअर बेस हो, इसी तरह से बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक ना हो, बैड लिविंग ग्रुप हो, सॉरी गुड लिविंग ग्रुप हो, ठीक है, तब ये। दूसरा है R1 और R2 बराबर, मतलब दोनों के रेट, प्रोटॉन निकलना और हैलोजन का निकलना अगर बराबर रेट से चल रहा है तो वो E2 होगा। इसमें ट्रांजिशन स्टेट RDS है। बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, पुअर, ठीक है, बीटा H प्लस भी बेटर, ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो ना बहुत कम, मतलब बेटर हो, और बेटर ही बेसिक ग्रुप होना चाहिए। मतलब सब कुछ एक सी कंडीशन में हो, बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर एसिडिक कंडीशन, बेटर बेस, तब दोनों का निकलना एक से रेट से चलता है, जिसके कारण। फिर आता है E1 CB, इसमें हैलोजन का निकलना RDS होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, जबकि यहाँ पुअर बेस था, यहाँ लगभग बेटर था, है ना। गुड एसिडिक नेचर का बीटा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो, मतलब अगर यहाँ हैलोजन बढ़ाओगे तो ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी, है ना। बैड लिविंग ग्रुप, ताकि आसानी से हैलोजन अगर नहीं निकलता और एसिडिक कंडीशन प्रोटॉन की ज्यादा है तो हैलोजन से पहले प्रोटॉन निकल के बाहर आ जाएगा, जिसके कारण जो R1 रेट है, उल्टा लिख दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा R1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, नहीं, हाँ R2,
तो ये कहलाती है E1C। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो, गुड एसिडिक नेचर का बीटा हाइड्रोजन हो, अच्छे से अच्छा प्रोटॉन जल्दी निकल सके तो जल्दी निकल जाएगा हैलोजन से, बैड लीविंग ग्रुप हो इस तरह से। अब यहाँ देखो विद डिफरेंट बेस, जितनी ज्यादा बेसिसिटी बढ़ाते जाओगे E1 से E2 और E2 से E1CV की तरफ रिएक्शन में शिफ्ट होती है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो हैलोजन निकलने का इंतजार ही नहीं करेगा, बहुत वीक बेस होगा तो हैलोजन निकलने का इंतजार करेगा, जब एसिडिक हाइड्रोजन बनेगा तब निकालेगा प्रोटॉन को। E2 में लगभग सेम दोनों कंडीशन, और यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है विद लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप पे भी जितना बैड लीविंग ग्रुप होगा उतना ही देर में E1CV की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, मतलब E1 से E2 और E2 से जैसे जैसे बैड नेचर बढ़ेगा। ठीक है, एसिडिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन की एसिडिटी जितनी ज्यादा होगी कॉन्जुगेटेड बेस उतने जल्दी बनेंगे और रिएक्शन उतनी ही फास्ट E1CV की तरफ जाएगी, मतलब E1 से E2 और E2 से। तो बेस एसिडिटी बीटा हाइड्रोजन बढ़ने से इस तरह वेग चेंज होते हैं, बेसिसिटी बढ़ने से भी E1CV की तरफ जा रहा है, लिविंग ग्रुप का बैड नेचर भी इसी तरह से। तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पर आपको E1 प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सैड-जेव, E2 में प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सैड-जेव एंड हाफमैन रूल, और E1CV में प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू हाफमैन रूल। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स E1, E2 और E1CV। अब आते हैं धातुओं से क्रिया। तो देखो ये लास्ट रिएक्शन बचती हैं कुछ धातुओं से, जैसे पहले सोडियम से रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन, हेलो एल्केन, सॉरी अपन ने एल्केन बनाने में इसको डिटेल में लिया था, है ना, कि सोडियम से रिएक्शन होगी तो इस तरह से ये क्या बन जाएंगे हमारे एल्केन। और इसको ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में देखिए। मैग्नीशियम से रिएक्शन है तो RX की Mg से रिएक्शन होती है और एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनता है RMgX, जैसे CH3Cl प्लस Mg, ठीक इसी तरह से C6H5Br प्लस Mg तो बन जाएगा C6H5MgBr। ठीक है, जिंक से रिएक्शन करा दें तो डाइथाइल जिंक, जिसे फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहते हैं। PB से रिएक्शन करा दें तो टेट्राइथाइल लेड बनता है। ठीक है, ये रिएक्शंस आप आगे भी कहीं ना कहीं पढ़ोगे। CUI से रिएक्शन करा दें तो CUI से जब ये रिएक्शन करता है तो पहले तो C2H5Br प्लस Li, अल्काइल लिथियम, फिर आयोडाइड से रिएक्शन गिलमैन रिएजेंट, और लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। तो इस तरह से हेलो एल्केन का रिडक्शन इनमें से किसी से भी करा दो, ZnNaOH, लिथियम एल्यूमिनियम, बोरोआयोडाइड, ये हमेशा एल्केन में चेंज हो जाता है। तो ये बचा हुआ पार्ट था हमारा हेलो एल्केन का। चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं।